नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 यानी ड्रीम इंडिया की बात करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं बल्कि कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी होते हैं जो नीतियां बनाते हैं, आर्थिक दिशा तय करते हैं और बड़े फैसलों को जमीन पर उतारते हैं। तो अब जरा सोचिए, अगर उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनरों का भविष्य का फैसला करने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या होगा। सोचिए इस बात। क्या 8वें वेतन आयोग को भी कर्मचारियों का ड्रीम पे कमीशन वो लोग बना पाएंगे, या फिर कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर सीमित वेतन वृद्धि तक ही सिमट जाएंगी। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर 8वें वेतन आयोग में शामिल 3 बड़े चेहरे वो कौन हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और कर्मचारियों को उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। साथियों, जैसा आपको पता है, किसी भी वेतन आयोग का महत्व केवल उसकी सिफारिशों में नहीं होता बल्कि उन लोगों में होता जो उन सिफारिशों को तैयार करते हैं। और इस बार जो टीम बनाई गई है उसे देखकर साफ लगता है कि सरकार ने अनुभव, प्रशासन और अर्थव्यवस्था तीनों का संतुलन बनाने की कोशिश की। सबसे पहले बात करते हैं आयोग की अध्यक्षा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। सवाल यह है कि कर्मचारियों के वेतन आयोग में एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों लाया गया। इसका जवाब साथियों उनके काम में छिपा है, मैं बताता हूं। जी हां, रंजना प्रकाश देसाई केवल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश नहीं है बल्कि उन्हें देश के सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। कोविड महामारी के बीच मार्च 2020 में उन्होंने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और याद रखिए, जम्मू कश्मीर का परिसीमन सिर्फ प्रशासनिक काम नहीं था, यह एक फैसला था जिस पर पूरे देश और दुनिया की नजर थी। लेकिन रंजना देसाई की अगुवाई में आयोग ने अपनी रिपोर्ट की और काम को अंतिम रूप तक पहुंचाया। यानी सरकार ने पहले भी उन पर भरोसा किया था और अब 8वें वेतन आयोग की कमान भी उन्हीं की हाथ में सौंप कर फिर से अपना भरोसा जताया है। तो अब सवाल है कि ठीक है, सरकार ने तो भरोसा जता दिया, तो कर्मचारियों के लिए इसका मतलब क्या है। तो साथियों, आपके लिए इसका मतलब यह है कि आयोग का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसकी पहचान निष्पक्षता, संवैधानिक समझ और संतुलित निर्णयों के लिए रही है। अब आते हैं प्रोफेसर पुलक घोष पर। अगर रंजना देसाई आयोग का न्यायिक चेहरा है तो पुलक घोष उसका आर्थिक सोच है और यहीं से कर्मचारियों की उम्मीदें सबसे ज्यादा जुड़ती हैं। पुलक घोष IIM बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक प्रोफेसर तक सीमित नहीं है। वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, नीति आयोग में सीनियर फेलो रहे हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, सेबी में AI इन ट्रेडिंग समिति का नेतृत्व कर चुके हैं, RBI, NSE और संयुक्त राष्ट्र के डेटा आधारित कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। आप समझ रहे, जो भी खबरें चल रही 8वें वेतन आयोग में AI से देखा जाएगा सब कुछ, है ना। आप समझ लीजिए क्या महत्वपूर्ण रोल है उनका। तो यानी अगर कोई व्यक्ति सरकार को यह समझा सकता है कि कर्मचारियों की आय बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है तो वह पुलक घोष जैसे अर्थशास्त्री ही हो सकते हैं, क्योंकि वो केवल खर्च नहीं देखते, वो उसके आर्थिक प्रभाव को भी देखते हैं कि आखिर इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। और यही कारण है कि कर्मचारियों की नजर अब इस बात पर है कि क्या उनकी मौजूदगी फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन जैसे मुद्दों पर सकारात्मक असर डाल सकती है। तो अब बात करते हैं पंकज जैन जी की, जो कि तीसरे अहम किरदार है इस वेतन किरदार। देखिए साथियों, एक जो जिम्मेदारी होती है किसी भी वेतन आयोग की, सिर्फ रिपोर्ट में उसे लागू करवाना भी जिम्मेदारी थी, और यहीं पर पंकज जैन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाए। 35 साल से ज्यादा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले पंकज जैन असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी रहे। उन्होंने राज्य सरकारों में व्यय, IT, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे विभाग संभाले।
केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों में शीर्ष जिम्मेदारियां निभाई। बैंकिंग, वित्त, बीमा, ऊर्जा और नियामक संस्थाओं के साथ उनका लंबा अनुभव रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें पता है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और खर्च कहां होता है। उन्हें यह भी पता है कि किसी वेतन आयोग की सिफारिश को व्यवहारिक रूप से लागू कैसे किया जा सकता है। तो साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तीनों लोगों को एक साथ देखकर कर्मचारियों को उम्मीद क्या करनी चाहिए। तो एक तरफ न्यायिक अनुभव, दूसरी तरफ आर्थिक विशेषज्ञता और तीसरी तरफ प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव। यानी 8वें वेतन आयोग में वह तिकड़ी मौजूद है जो किसी भी बड़े राष्ट्रीय सुधार के लिए जरूरी मानी जाती है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है साथियों, क्या मोदी सरकार के ड्रीम इंडिया को आकार देने वाली यह ड्रीम टीम कर्मचारियों के लिए ड्रीम पे कमीशन तैयार कर पाएगी? क्या कर्मचारियों की मांग के अनुरूप फिटमेंट फैक्टर दे पाएगी? क्या न्यूनतम वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की सिफारिश कर पाएगी? क्या पेंशनर्स को वास्तविक राहत दे पाएगी? क्या वेतन आयोग सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रहेगा या कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाएगा? तो इन सवालों के जवाब हमें आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग की टीम को देखकर कर्मचारियों की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और अब देखना यह है कि क्या ये उम्मीदें हकीकत में बदलती हैं या नहीं। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी के ड्रीम इंडिया की इस ड्रीम टीम से कर्मचारियों को भी ड्रीम पे कमीशन मिलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अंगवानी को सब्सक्राइब करना और करवाना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथियों, ऐसे ही तथ्य आधारित और दस्तावेजों पर आधारित रिपोर्टिंग को लगातार जारी रखने के लिए आप भी सिर्फ 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता लेकर अंगवानी का साथ जरूर दीजिए साथियों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मनोबल बढ़ाती है, हमारा हौसला बढ़ाए रखती है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़े किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।